बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, कंज़ुल मदारिस बोर्ड के कंज़ इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ की आज की वीडियो के साथ प्रोफेसर मोहम्मद जावेद असलम बाजवा तारी। आज का हमारा मौजू है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। हम जानते हैं कि सेंटेंस किसी भी ज़बान का वो बामानी मजमुआ होता है, अल्फाज का मजमुआ होता है जिसके मिलने से एक बामकसद गुफ्तगू या उसकी अदायगी होती है। हमने इससे पहले सीखा कि सेंटेंस के 3 मेन अज्जा होते हैं, जिसमें फ़ाइल यानी बात करने वाला, मुस्नद अलैह, ख़बर यानी वर्ब जो बात की जाए दैट इज़ मुस्नद, और ऑब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो। तो इस तरह से अंग्रेज़ी फ़िक्रा में 3 अहम बातें होती हैं: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आज हम इसकी फर्दर डिटेल पे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक सेंटेंस की काइंड्स के ऊपर या उसके पार्ट्स के ऊपर अगर हम उसको ज़्यादा तफसील से पढ़ना चाहें तो ग्रामर के हिसाब से उसमें सब्जेक्ट के अलावा प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट के अलावा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। और सेंटेंस में अगर कॉम्प्लीमेंट है तो फिर हम प्रेडिकेट के साथ प्रेडिकेटिव का कॉन्सेप्ट भी हमें मालूम होना चाहिए और सीखना चाहिए। और प्रेडिकेटिव के साथ जहाँ एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव होगा वहाँ एडजेक्टिव नॉमिनेटिव भी हो सकता है। ये वो ग्रामर के आस्पेक्ट हैं जो एक यूनिट सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, और इनका जानना एक लर्नर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इब्तदा में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं तो बाकी फिर राइटिंग के लिए हमें आसानी होती है। आइए देखते हैं, बोर्ड की तरफ चलते हैं और तफसील के साथ आज के इन कंटेंट्स को पढ़ते हैं और सीखते हैं। आइए मेरे साथ बोर्ड की तरफ चलते हैं। देखिएगा कि आज के हमारे मौज़ूआत में सब्जेक्ट, देन प्रेडिकेट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव एंड फाइनली प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव होगा। एग्जाम्पल से और डेफिनेशन से इनको वाज़े करेंगे और आखिर में इसके बारे में एक्सरसाइजेस होंगी। तो अज़ीज़ तलबा तालबात, सेंटेंस में मैंने बात की कि सबसे पहला और अहम कंपोनेंट उसका मसनद अलैह यानी फ़ाइल या मुब्तदा है, यानी काम के करने वाले को हम फ़ाइल कहते हैं। किसी फ़िक्रे का वो हिस्सा जिसके बारे में कोई बात बयान की जाए मुस्नद अलैह या फ़ाइल होता है। द सब्जेक्ट इज़ अ वर्ड और वर्ड्स विच डिनोट्स अ पर्सन or a place or thing about which something is said or who does something, जो कुछ करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कहें कि अली गोज़ टू स्कूल, तो इसमें अली सब्जेक्ट होगा। इसी तरह हम देखते हैं कि प्रेडिकेट यानी फ़िक्रे का वो हिस्सा जो मुस्नद अलैह यानी फ़ाइल के बारे में कोई बात बयान करे उसे मुस्नद या ख़बर कहते हैं। द वर्ड और वर्ड्स यूज टू से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। आइए इन मिसालों से इस बात को वाज़े करते हैं। यहाँ हमने 2 कॉलम बनाए हैं, एक में सब्जेक्ट है, एक में प्रेडिकेट है। मिसाल के तौर पे इस सेंटेंस में फ़ातिमा सब्जेक्ट है, इज़ अ नोबल गर्ल ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट मुख्तसर तरीन भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर हम कहें कि ही गोज़, तो इसमें ही सब्जेक्ट होगा और सिंपली वर्ब जो है यहाँ अगर लिखें वो गोज़, तो वो प्रेडिकेट होगा। तो प्रेडिकेट एक वर्ड यानी सिर्फ वर्ब के ऊपर भी मुहित हो सकता है, और एक से ज़्यादा वर्ड जब तक कि उसके आगे पीरियड या फुल स्टॉप ना आ जाए वो प्रेडिकेट ही रहेगा। एक और एग्जांपल देखिए,
जाहिद ओबेज द ऑर्डर्स ऑफ हिज टीचर्स होल हार्टेडली। इसमें आपने देखा कि हमने और ज़्यादा वर्ड्स को एडअप किया है और यहाँ प्रेडिकेट हमारा पहले फ़िक्रा की निस्बत ज़्यादा लंबा और ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल है कि जाहिद अपने असातिज़ा के अहकामात को दिलो जान से तस्लीम करता है और उन पर अमल करता है। अब हम देखते हैं इसके बारे में मज़ीद जानकारी और मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमने देखा कि सब्जेक्ट सिंगल वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है। ये सिंगल से ज़्यादा ये कंपाउंड सब्जेक्ट भी हो सकता है जिसमें मुस्नद अलैह दो या दो से ज़्यादा इसमों या मरकबात नाक़सा पर मुश्तमिल होता है। मिसाल के तौर पर इस एग्जांपल में आप देखिए कंपाउंड सब्जेक्ट में हमारे पास जाहिद, फ़ातिमा एंड देयर पेरेंट्स, जाहिद, फ़ातिमा और उनके वालिदैन लिव हेयर, यहाँ रहते हैं। तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट की एग्जांपल है जहाँ एक से ज़्यादा लोग शामिल हैं। जाहिद एंड हिज फ्रेंड्स ओबे द ऑर्डर्स ऑफ देयर टीचर्स। तो यहाँ जाहिद एंड हिज फ्रेंड्स ये कंपाउंड सब्जेक्ट है। यहाँ बात ध्यान में रखिएगा कि अगर सेंटेंस की काइंड इम्पेरेटिव हो, हुक्मिया हो, जिसकी किसी एक साहब का वीडियो में हमने तशरीह की थी, तो उसमें सब्जेक्ट यू लिखा हुआ नहीं होता लेकिन अंडरस्टूड होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहें कि सिट डाउन, तो सिट डाउन का मतलब होता है यू सिट डाउन। यू लिखने में नहीं आता लेकिन मौजूद होता है क्योंकि हाजिर हमारे सामने होता है, इसलिए उसके लिए हम यू ओमिट कर देते हैं। सिट डाउन का मतलब है यू सिट डाउन, सब्जेक्ट इज देयर बट अंडरस्टूड, दैट हैज़ नॉट बीन रिटन, लिखा हुआ नहीं होता। इस तरह से कंपाउंड प्रेडिकेट भी होता है। कंपाउंड प्रेडिकेट है जिसमें मुस्नद मरकब में दो या दो से ज़्यादा फेल होते हैं। मिसाल के तौर पे इस एग्जांपल में देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट सिंगल है असलम, और यहाँ हम कहते हैं जंप्ड अप, गॉट डाउन एंड रन अवे। तीन एक्शन तो उसने किए हमारे सब्जेक्ट ने। तो इसमें एक जंप मारना था, एक नीचे उतरना जहाँ वो बैठा था या लेटा था, और तीसरा है उस वहाँ से भागना। तो तीन एक्शन मिलके इन्होंने कंपाउंडिंग कर दी, मरकब बना दिया, और इस तरह से ये मरकब प्रेडिकेट कहलाता है। आइए नेक्स्ट टर्म की तरफ आते हैं। इसको कॉम्प्लीमेंट या तकमिला कहते हैं, और अंग्रेज़ी में कुछ अहम फ़ेल हैं जो मानी के एतबार से अपने आप में मुकम्मल नहीं हैं। उन्हें अपने मानी मुकम्मल करने के लिए इसम या सिफ्त की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे हमने कहा कुछ अफ़आल ऐसे हैं, हमारे पास फ़ेल है नो। हम नो का मतलब जानना, हम जानते हैं, वी नो, हम जानते हैं। फ़ौरन ज़हन में बात आती है, सवाल उठ सकता है कि क्या जानते हैं, गोया वी नो नामुकम्मल है। इसके मुकम्मल करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ ऐड अप करना पड़ेगा। जैसे इस सेंटेंस में हमने द फैक्ट, हकीकत कहा, तो वी नो द फैक्ट। तो ये द फैक्ट जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, जैसे नो की कमी को पूरा किया और उसको यहाँ पे ऐड अप करने से सेंटेंस मुकम्मल हो गया। एग्जाम्पल 2, दीज बॉयज़ मेक अ नॉइज़। अगर सेंटेंस को हम मेक तक रखते, दीज बॉयज़ मेक, ये लड़के बनाते हैं, हो जाता क्या बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं, बहुत से सवाल उठते हैं। इसका मतलब है ये नामुकम्मल है, नाकिस है। इसकी तकमील के लिए हमें यहाँ पे कुछ अल्फाज की ज़रूरत है। ये अल्फाज जिसके सेंस को मुकम्मल कर रहे हैं इनको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल 3 में माई ब्रदर राइट्स लेटर्स, माई ब्रदर राइट्स, अगर यहाँ स्टॉप होता, मेरा भाई लिखता है, किताब लिखता है, आर्टिकल लिखता है, ख़त लिखता है, एप्लीकेशन लिखता है, क्या लिखता है, वाज़े नहीं है। लिहाजा यहाँ पे लेटर्स ने वाज़े कर दिया और तकमील कर दी इस सेंस की जो राइटिंग के साथ होनी चाहिए थी। इसलिए ऐसे अल्फाज जैसे इन वर्ब्स के साथ जो अपनी नामुकम्मल सेंस देते हैं, जैसे यहाँ नो है उसके लिए फैक्ट्स लिखना पड़ा, यहाँ मेक था कोई चीज़ भी उसके साथ, यहाँ हमने फ्रेज इस्तेमाल किया नॉइज़, यहाँ राइट था, यहाँ हमने लेटर्स लिखकर उसकी सेंस को मुकम्मल किया। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट ऐसे अल्फाज हैं
जो अपने मानी जो ऐसे अफ़ाल के साथ इस्तेमाल होते हैं जो मुकम्मल नहीं होते और उन मानी को मुकम्मल करने के लिए किसी इसम की या सिफ्त की ज़रूरत होती है। इसी तरह आप यहाँ देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्स की मुख्तलिफ़ अक़साम भी हो सकती हैं। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। मिसाल के तौर पे कॉम्प्लीमेंट में एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बराह रास्त या बिलवास्ता ऑब्जेक्ट है। देन एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तकमीली मफूल है। थर्ड वन इज़ ए प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ख़बर की सिफती हालत है। एंड फोर्थ वन इज़ आ प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव, मुस्नद या ख़बर की फ़ाइली हालत का बयान है। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और ग्रामर की लर्निंग के लिए इनकी तफसील को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा हम इनको वन बाय वन टेकअप करते हैं। ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बराह रास्त या बिलवास्ता मफूल एक इसम है जो फ़ेल का अमल कबूल करता है। बराह रास्त मफूल आमतौर पर क्या या कैसे या किसको के सवालात का जवाब देते हैं, यानी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मिसाल के तौर पे इस एग्जांपल में देखिए, हामद प्लेस द आर्गन। हामद किसी आर्गन या बाजे को बजाता है, तो यहाँ पे प्लेस के लिए बराह रास्त उसकी वजाहत करने के लिए आर्गन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। लुबना सेलिब्रेटेड हर बर्थडे, उसने अपनी बर्थडे को मनाया, तो यहाँ पे हमने हर बर्थडे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो सेलिब्रेट के लिए इस्तेमाल हुआ। क्या सेलिब्रेट किया, जैसे हमने कहा वो किसे या क्या या किसको का जवाब होता है। आपने यहाँ देखा उसने क्या बजाया, उसने आर्गन बजाया। उसने क्या सेलिब्रेट किया, उसने अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट किया। इसके बाद हम देखते हैं कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है। तकमीली मफूल जो है, ज़रा देखिएगा तारीफ़ इसकी है। तकमीली मफूल बराह रास्त मफूल की इत्तिबा और पैरवी करता है और इसी का हवाला देता है। यानी जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मज़ीद वजाहत के लिए कुछ मज़ीद अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए, द मिनिस्टर अपॉइंटेड मिस्टर जमील। मिस्टर जमील यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अपॉइंटेड किसको किया गया, मिस्टर जमील को किया। अब क्या पॉइंट हुआ, अभी तक बात बहुत वाज़ेह नहीं होती क्या पॉइंट हुआ। इसकी मज़ीद वजाहत के लिए एज हेज सेक्रेटरी, बतौर अपने सेक्रेटरी के, तो यहाँ पे मिस्टर जमील डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हेज सेक्रेटरी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इस तरह से एग्जांपल 2 में द प्रिंसिपल मेड असलम अ मॉनिटर। प्रिंसिपल साहब ने असलम को मॉनिटर मुकर्रर किया। द प्रिंसिपल मेड या अपॉइंटेड असलम, असलम को मुकर्रर किया। क्या मुकर्रर किया, असलम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मॉनिटर इसके लिए ये ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है। इसी तरह हमारे मुअज़्ज़ज़ तलबा तालिबात, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। मुस्नद या ख़बर की सिफती हालत से मुराद वो सिफती हालत है जो मुस्नद फ़ेल में मुस्नद अलैह या फ़ाइल का हवाला देती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फ्रेज़ है अ ब्यूटीफुल टॉय। यह फ्रेज़ है और यह मुकम्मल मफ़हूम देने वाली सेंस नहीं है, नामुकम्मल सेंस है। आइए देखते हैं, अगर इस अ ब्यूटीफुल टॉय को हमने एक पूरा सेंटेंस बनाना हो तो किस में कन्वर्ट करेंगे। हम कहेंगे द टॉय वॉज ब्यूटीफुल। हमने ये वर्ड ब्यूटीफुल, जहाँ 3 अल्फाज थे, ये आर्टिकल है, ये इसका एडजेक्टिव है, सिफ्त है, ये टॉय इसका नाउन है। हमने अब यहाँ से एडजेक्टिव को मूव किया और उसको ये वर्ब के बाद वाज वर्ब है, इसके बाद ब्यूटीफुल यहाँ लगाया। ये प्रेडिकेट है, अब वॉज ब्यूटीफुल प्रेडिकेट है। ये एडजेक्टिव जो यहाँ टॉय के साथ था, इसको हमने मूव करके यहाँ ले आए ताकि हमारा फ़िक्रा मुकम्मल हो जाए। द टॉय वॉज ब्यूटीफुल। अब ये एडजेक्टिव सिफ्त जो है यहाँ इस्तेमाल हुई, ये प्रेडिकेट में चली गई, हालांकि ये सब्जेक्ट के साथ थी।
तो इस तरह से द टॉय वॉज ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुल अब एडजेक्टिव कहने के बजाय हम इसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। एक और काइंड देखिए, माई काइंड नेबर, मेरा मेहरबान हमसाया। तो माई नेबर इज़ काइंड, तो यहाँ पे हमने काइंड को यहाँ जो सिर्फ थी उसको सेंटेंस की कंप्लीशन के लिए वर्ब के बाद इस्तेमाल किया, और इस तरह से माई नेबर इज़ काइंड एज ए सेंटेंस हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ हमें मिल गया। थर्ड वन इज़ दीज नॉटी बॉयज, फ्रेज है, नामुकम्मल मफहूम देती है। हमने मुकम्मल मफहूम लेने के लिए इसी को हमने कन्वर्ट कर दिया प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में, और हमने कहा दीज बॉयज़ आर नाटी, ये तलबा शरारत करते हैं या शरारती हैं। इसी तरह अगर हम देखें कि प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव क्या होता है, ये ज़रा मुश्किल टर्म है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको तवज्जो करना होगी कि मुस्नद या ख़बर की फ़ाइली हालत से मुराद वो हालत है जो मखसूस जुमलों के मुस्नद या ख़बर में नाउन, क्लॉज या फ्रेज़ को बयान करती है। ये हालत लिंकिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल होती है, एक्शन वर्ब्स के बाद इस्तेमाल नहीं होती। लिहाजा ये दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मुश्तरका तौर पर इन्हीं के फ़ाइल के साथ जोड़ती है। इन एग्जांपल्स में देखिए, मिसाल के तौर पे खालिद सब्जेक्ट है और नाउन है। इज़ माई इंटीमेटेड फ्रेंड, ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। इज़ हमने कहा था लिंकिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल होती है। इज़ लिंकिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है या मुस्नद अलैह है। अब माई इंटीमेटेड फ्रेंड मेरा बहुत ही गहरा दोस्त है, ये गहरा दोस्त कौन है? खालिद है। लिहाजा इस सेंटेंस ने जो प्रेडिकेट की जगह इस्तेमाल हुआ और इसने हमें इसी मुस्नद अलैह ही के बारे में ख़बर दी, लिहाजा हम कहते हैं कि इस पार्ट ने जो वर्ब के बाद इस्तेमाल हुआ और यह प्रेडिकेटिवली इस्तेमाल हुआ, इसने इस फाइल के बारे में हमें ख़बर दी, तो इसलिए हम कहते हैं प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव। तो नॉमिनेटिव आमतौर पे जो फाइल के बारे में बात बयान करे उसे नॉमिनेटिव कहते हैं। दूसरी एग्जांपल में देखिए, ए कैट इज़ मैन्स बेस्ट पेट। अ कैट के बारे में खबर है, यह मुस्नद अलैह है, लिंकिंग वर्ब है इज़, मैन्स बेस्ट पेट जो है ये फ्रेज़ है, इंसान की एक बहुत ही अच्छी दोस्त है ये जानवर, एनिमल कैट जो है। लिहाजा ये ख़बर हमें कैट के बारे में है, फ़ाइल के बारे में है, मुस्नद अलैह के बारे में है, लिहाजा ये प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव है। ही इज़ रेडी टू बिकम माई रूममेट। अब बिकम होना ये यानी कि ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब आमतौर पर इज़, एम, आर, वाज, वर और बिकम, ये लिंकिंग वर्ब्स हैं। ही इज़ रेडी टू बिकम ये लिंकिंग वर्ब है। माई रूममेट इसमें प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव है, ये किसके बारे में है? ये सब्जेक्ट के बारे में है, ही के बारे में, लिहाजा यह नॉमिनेटिव है। ज़रूरी नहीं है कि यह सिंगल नॉमिनेटिव इस्तेमाल हो, एक से ज़्यादा भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे जिन्हें हम कंपाउंड प्रेडिकेट नॉमिनेटिव कहते हैं। इस एग्जांपल में देखिए, मिस्टर फरहान इज़ अ डॉक्टर, ऑथर एंड रिलीजियस स्कॉलर। फरहान साहब कौन हैं? ये लिंकिंग वर्ब है, उनकी एक स्पेशलिटी डॉक्टर की है, दूसरी बतौर मुसन्नफ़ की है, तीसरी बतौर रिलीजियस स्कॉलर की है। लिहाजा हमने एक से ज़्यादा यहाँ पे प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव इस्तेमाल किए, लिहाजा एक से ज़्यादा जब आएंगे तो उनको हम कंपाउंड कहेंगे, लिहाजा यहाँ पे कंपाउंड प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव इस्तेमाल हुए। अज़ीज़ तलबा व तालबात, अभी हमने आज के इस लेसन में ये सीखा कि सेंटेंस के पार्ट्स में सब्जेक्ट के अलावा प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट की क्या अहमियत है, प्रेडिकेट के आगे कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं, जिसमें मेन कंपोनेंट वर्ब है। वर्ब के बाद आगे उसकी तशरीह करने के लिए अगर वो नामुकम्मल हो तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ अगर मज़ीद वजाहत तलब हो तो कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट की आगे मुख्तलिफ शेप्स हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है,
या वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है या वो प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव है। अगर हमें इन तमाम चीज़ों के बारे में अलहदा से समझ आ गई तो ये हमारा आज का लेक्चर इन चीज़ों के ऊपर हुआ है और आप यकीनन इन बातों को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब हम देखते हैं कि इम्तहान में ये सवाल कैसे पूछा जाता है और आपने इम्तहानी नुक्ता नज़र से इस बात को कैसे सीखना है। आइए बोर्ड की तरफ फिर चलते हैं। एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। डैश follows the direct object and refers to the same thing. Options are subject, predicative nominative, predicative adjective and complement. Answer is D. Complement है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मज़ीद वजाहत करने के लिए उसका हवाला देता है और उसके लिए इस्तेमाल होता है, लिहाजा यहाँ पे होगा D चॉइस, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट फॉलोज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट and refers to the same thing. Second example, the sea is dangerous. The underlined word is an subject, predicative nominative, predicative adjective and object. आप यहाँ देख रहे हैं ये लिंकिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये डेंजरस यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो लिहाजा सही आंसर क्या होगा? आंसर सी, दैट इज प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ एक्चुअली था द डेंजरस सी, उसको कन्वर्ट करके फ्रेज को हमने सेंटेंस में यहाँ प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल किया। एग्जांपल 3 में द सी इज ए डेंजर, अब हमने यहाँ देखिए डेंजरस इस्तेमाल किया, दैट इज एडजेक्टिव। यहाँ हमने डेंजर खतरा यानी हमने नाउन इस्तेमाल किया, ये समझाने के लिए कि जैसे ही उसकी शक्ल पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से चेंज हो जाएगी उसके हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट या उसके लिए चॉइस जो है वो भी तब्दील हो जाएगा। द सी इज ए डेंजर, द अंडरलाइन वर्ड इज 4 ऑप्शन, तो एंड द आंसर इज B1 हेयर, प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव। ये एक पूरी क्लास है जो यहाँ पे इस्तेमाल हुई और ये लिंकिंग वर्ब के साथ इसके साथ जुड़ी है, ये इसी की वजाहत करती है, ये एडजेक्टिव नहीं है, लिहाजा ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, बुरी आदतें बाद दफ़ा गैर अरादी तौर पर परवान चढ़ती हैं। अंडरलाइन वर्ड्स आर यानी बैड हैबिट्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे हैबिट्स है, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो यकीनन ये इसका चॉइस जो है ऑब्जेक्ट हरगज़ नहीं है। ये क्लास अगर प्रेडिकेटिव सी चॉइस होता तो यहाँ इस्तेमाल होती और अगर प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव होता तो ये भी यहाँ इस्तेमाल होता। इसका मतलब ये हुआ वेरी इजी वन, दैट इज आंसर इज ए चॉइस, दैट इज द सब्जेक्ट। तो यहाँ द अंडरलाइंड वर्ड्स आर आ सब्जेक्ट। एग्जाम्पल 5, शाहिद एंड खालिद आर रियल ब्रदर्स। द अंडरलाइंड वर्ड्स आर ए आर, 4 choices, compound subject, predicative nominative, predicative adjectives और ऑब्जेक्ट। अब आप इसकी लोकेशन देखिए, लिंकिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल हुआ रियल ब्रदर्स, ये एक एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है तो इसका मतलब है ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव नहीं है, सब्जेक्ट भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो आंसर इज बी, दैट इज प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव। एक पूरी फ्रेज इस्तेमाल हुई जो लिंकिंग वर्ब के साथ जुड़ी, जो इसी सब्जेक्ट के बारे में है, दोनों शाहिद और खालिद सगे भाई हैं, इसलिए ये प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव इस्तेमाल हुआ। इस तरह से हमने इन 5 एग्जाम्पल से उन तमाम कॉन्सेप्ट को वाज़े किया जो हमने आज के लेक्चर में पढ़े थे। अभी इसके बाद आपको एक अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज देंगे, आप खुद से या अपने असातिज़ा इकराम की मदद से उनको हल करेंगे और फिर उसके आखिर पे उसकी की होगी जिसके साथ आप उसको मैच करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा व तालबात, आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा। हमारी अगली वीडियो ग्रामेटिकल एस्पेक्ट में फ्रेज़ और उसकी काइंड्स के ऊपर होंगी और मुझे तवक्को है कि आज की वीडियो को आप बहुत अच्छा समझ के होंगे और इससे
आपकी हमारी कंज सीरीज़ की लर्निंग के 3rd लेसन की आपको अच्छी तरह से वजाहत हो गई होगी। अल्लाह आपका हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।